स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वीडियो के अंदर हम मूल प्रशासन के बारे में हमने पढ़ा था और मूल प्रशासन के अंतर्गत हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मूल प्रशासन के अंदर हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार हमने तीर्थ के बारे में अभी अध्ययन किया था। तीर्थ यानी कि अधिकारी जो शीर्षस्थ अधिकारी होते हैं उन्हें तीर्थ कहा जाता है, जिनको 48,000 वार्षिक वेतन मिलता था। पर मुद्रा है जो वार्षिक वेतन के रूप में दिया जाता है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा। आज हम इसी वीडियो के अंतर्गत मूल प्रशासन के अंतर्गत जो प्रशासन है उसके सेकंड पार्ट के अंतर्गत राजस्व विभाग के बारे में पढ़िए कि राजस्व विभाग का क्या कार्य हुआ होता था, उसके बारे में आज हम देखने जाएंगे। जैसा कि राजस्व प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता था मूल काल के अंदर, उसके बारे में हम बात करें। तो हमारा आज का जो टॉपिक है मूल प्रशासन में राजस्व प्रशासन। ठीक है, वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए, सारी वीडियो का ढंग से अध्ययन करें तो ही आपके अच्छा समझ में आएगा, वो आपके लिए लाभदायक होगा। क्योंकि ये जो टॉपिक सारे जो चल रहे हैं वो कंपटीशन से रिलेटेड टॉपिक चल रहे हैं, ये आपके लिए लाभदायक भी होगा। तो बाकी हम लोग जिन विषय के अंतर्गत चल रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं वो कौन सा है, राजस्व प्रशासन के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा टॉपिक चल रहा है, राजस्व प्रशासन। कौन सा टॉपिक चल रहा है बेटा, राजस्व प्रशासन, जिसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अब राजस्व प्रशासन का हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि देखिए राजस्व को एकत्रित करना, उसका आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना, ये कार्य किसके हुआ करते थे, समाहर्ता के कार्य हुआ करते थे। किसके, समाहर्ता। समाहर्ता का मुख्य कार्य था राजस्व को इकट्ठा करना। राजस्व को एकत्रित करना, राजस्व को एकत्रित करने का काम किसका हुआ करता था, समाहर्ता का कार्य हुआ करता था। ठीक है, दूसरी चीज ये आय व्यय का, आय और व्यय दोनों का लेखा जोखा अपने पास रखता था। ठीक है, लेखा जोखा भी इसके पास में हुआ करता था आय व्यय का, उसके माध्यम से भी ये शासन को चलाने में महत्वपूर्ण कार्य किया करता था, तैयार रखना होता था। बजट को भी ये वार्षिक जो बजट होता था उसको भी तैयार कौन करता था, समाहर्ता करता था। वार्षिक बजट है उसको भी तैयार करने का काम किसके पास हुआ करता था, समाहर्ता के पास में हुआ करता था। ठीक है, उसके पश्चात में अगर देखा जाए वार्षिक बजट दिया करता था, वह अक्सर पाटला अध्यक्ष है, यानी कि हम कह सकते हैं महालेखापाल के कार्यों के निरीक्षण के द्वारा आय व्यय पर नियंत्रण रखता था। यानी कि इसको यह भी क्या करता था, अक्सर पटला अध्यक्ष। पटला अध्यक्ष कौन हो गया, महालेखाकार। ठीक है, महालेखाकार के द्वारा इसके कार्यों का क्या किया जाता था, निरीक्षण किया जाता था। निरीक्षण के द्वारा ये क्या करता था, आय व्यय का जो है उस पर नियंत्रण रखता था। क्या रखता था, नियंत्रण रखता था। ठीक है, समाहर्ता राजस्व को एकत्रित करने तथा आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करने का कार्य किसका था, तैयार करके रखने का कार्य किसका था, समाहर्ता का। वार्षिक बजट तैयार करता था। अक्सर पटला अध्यक्ष, जिसको महालेखाकार कहते हैं, वह उसके काम का निरीक्षण करता था और निरीक्षण करने के बाद में वह कार्यों को पूर्ण रूप से वह तैयार रखता था। ठीक है, नियंत्रण रखता था। ठीक है, व्यय पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखा जाए निर्णय एक प्रकार का नगद कर लिया जाता था, जो निर्णय हुआ करता था
ये क्या हुआ करता था, नकद कर होता था। मूल काल में नकद कर जो लिया जाता था उसको क्या कहा जाता था, ऋण्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा, ऋण्य कहा जाता था। नकद जो कर लिया जाता था, सेना भक्तम सेना कर था, सेना का कौन सा था, भक्तम सेना कर था, यानी कि जिस क्षेत्र से सेना गुजरती थी उस क्षेत्र के निवासियों को कर देना पड़ता था, उसका नाम था भक्तम। कौन सा था, भक्तम, यानी कि सेना कर। जिस क्षेत्र से सेना निकलती है उस क्षेत्र के अंतर्गत, मूल काल के अंतर्गत उस क्षेत्र के निवासियों पर ये कर लगाया जाता था, जिसका नाम क्या है, भक्तम। पहला है ऋण्य, यानी कि नकद रूप से कर दिया जाता था। दूसरा है भक्तम, यानी कि जहां से सेना निकलती थी, जिस क्षेत्र से सेना निकलती थी उस क्षेत्र में वहां के निवासियों के द्वारा जो कर दिया जाता था उसको सेना कर कहा जाता था। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट आता है प्रणय। प्रणय जो है ये आपातकालीन कर है। कौन सा कर है, आपातकाल, यानी आपातकाल में लिए जाने वाले कर को क्या नाम दिया गया था, प्रणय नाम दिया गया था। ठीक है, उसके बाद दृष्टि बेगार के रूप में लिया जाने वाला कर। दूसरा नेक्स्ट आता है आपका दृष्टि, ये कौन सा था, बेगार के रूप में लिया जाने वाला कर। दृष्टि क्या हो गया, बेगार के रूप में लिया जाने वाला कर कौन सा कहलाया बेटा, दृष्टि कहलाया। उद्रंग क्या है, उद्रंग है सिंचाई कर। उद्रंग क्या है, सिंचाई कर। यानी बेटा अब देखिए ऋण नकद कर, यानी कैसे वसूल किया जाता था, नकद रूप में किया जाता था। भक्तम सेना कर, यानी सेना जिस क्षेत्र से निकलती है उस क्षेत्र के निवासियों को जो कर देना होता था उसे भक्तम कहा जाता था। प्रणय आपातकालीन कर हुआ करता था। वृष्टि बेगार के रूप में लिया जाने वाला कर हुआ करता था। उद्रंग सिंचाई के रूप में जो कर लिया जाता था उस कर को क्या कहा जाता था, उद्रंग कहा जाता था। यह सिंचाई के रूप में लिया जाता था। यानी कि ये क्या है, राजस्व प्रशासन जहां से राज्य को आय प्राप्त होती थी उनमें मुख्य जो करते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। समाहर्ता राजस्व को एकत्रित करने वाला तथा आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी हुआ करता था। वो कौन सा था, समाहर्ता रखता था, वार्षिक बजट तैयार करता था, अक्षपटना अध्यक्ष का निरीक्षण करता था, यानी कि मामले का कार्य आज के अनुसार वो निरीक्षण रखता था, निरीक्षण का कार्य करता था। ऋण नकद रूप से कर लिया जाता था। प्रणय आपातकालीन कर हुआ करता था। दृष्टि बेगार के रूप में, भक्तम सेना जहां से निकलती थी उससे लिया जाता था। उद्रंग सिंचाई कर हुआ करता था। तो ये जो कर है राजस्व विभाग के द्वारा मुख्यतः कर जो है उनको मूल काल के अंतर्गत लिया जाता था। ठीक है, उसके पश्चात आता है हमारा सैन्य विभाग। देखिए सैन्य विभाग के बारे में बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, सैन्य विभाग के बारे में बात कर रहे हैं। अब सैन्य विभाग क्या कार्य किया करता था बेटा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी सैन्य विभाग किसका हो गया, सेना का विभाग, जहां से सेना का संचालन किया जाता है, सेना का रखरखाव किया जाता है, उसके बाद उनके बारे में सोचा जाता है। ठीक है, तो वो विभाग कौन सा कहलाता है, सैन्य विभाग कहलाता है। तो हम सैन्य विभाग के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं।
अब देखिए मौर्य काल के अंदर एक मौर्यों के पास में विशाल सेना हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? विशाल सेना हुआ करती थी। जो उनके पास में एक विशाल सेना हुआ करती थी, सुसंगठित सेना हुआ करती थी। कौटिल्य ने विभिन्न प्रकार के सैनिकों का उल्लेख भी करता है। कौटिल्य ने जो अपना अर्थशास्त्र है उसमें विभिन्न प्रकार के जो सैनिक है उनके बारे में कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में बताते हैं। जैसे परंपरागत जो सैनिक होते थे उनको मुगल कहा जाता था, बाहर के सैनिकों को बैठक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बैठक कहा जाता था। जंगली कबीलों के सैनिकों को आठवीं तथा मित्रबल कहा जाता था। मैगनीज के अनुसार सैन्य विभाग में 30 सदस्यों की एक सर्वोच्च परिषद का रूप में कार्य करती थी, जो 6 भागों में विभाजित है। यानी कि मैगनीज कहता है कि सैन्य विभाग के अंदर, कौन कहता है? मैगनीज ये कहता है कि सैन्य विभाग के अंदर 30 व्यक्तियों की क्या होती थी? सर्वोच्च परिषद होती थी। कितने व्यक्तियों की? 30 व्यक्तियों की सर्वोच्च परिषद हुआ करती थी, जो परिषद 30 सदस्यों की एक सर्वोच्च परिषद के नियंत्रण में कार्य करती थी। सैन्य विभाग जो 6 भागों में विभाजित थी। सेनापति सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था। नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था। अब देखिए सेनापति था, कौन था? सेनापति। वो क्या होता था? सेना का अध्यक्ष होता था। जबकि जो नायक होता था वो युद्ध क्षेत्र के अंदर सेना का क्या करता था? नेतृत्व करता था। ध्यान रखिए, जो सेनापति है वो कौन होता है? सेना का अध्यक्ष होता है। जबकि जो नायक है वो युद्ध क्षेत्र के अंदर क्या करता है? सेना का नेतृत्व करता है। किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता है? नायक के द्वारा युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व किया जाता है। तो इस चीज को बेटा आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि किस तरीके से कार्य किया जाता था। यानी कि जो स्थायी सेना थी उसको मूल कहा जाता था। जो भाड़े की जो सेना थी, जो भाड़े पे जो सैनिक लिए जाते थे, यानी कि कहा जाता है कि जब भी युद्ध होता था तब सैनिकों को लिया जाता था, उनको बैठक कहा जाता था। उसके पश्चात में अगर बात की जाए तो जंगली क्षेत्रों से जो आते थे उनको सैनिकों को 8वीं क्या मित्रबल कहा जाता था। और मैगनीज ने सेना के ऊपर नियंत्रण के लिए जो सदस्यों की संख्या बताई है वो 30 सदस्यों की परिषद हुआ करती थी। सेनापति जो हुआ करता था, सेनापति जो हुआ करता था सेना का अध्यक्ष हुआ करता था। जबकि नायक जो हुआ करता था वो सेना के ऊपर क्या रखता था? अपना सेना का संचालन किया करता था। ये इनकी क्या थी? सैन्य व्यवस्था थी। दूसरी बात आती है गुप्तचर व्यवस्था। कौन सी आती है? गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर विभाग किसके बारे में बात कर रहे हैं? गुप्तचर विभाग के बारे में बात कर रहे हैं। अब गुप्तचर विभाग के अंतर्गत बात की जाए तो मौर्य काल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि गुप्तचर विभाग सुसंगठित था। गुप्तचरों के द्वारा राजा एक और तथा राजकीय अधिकारियों पर नियंत्रण रखता था, वहीं दूसरी ओर जनता के विचारों, शिकायतों और भावनाओं की जानकारी प्राप्त करता था। यह विभाग महामात्या के अधीन हुआ। देखिए गुप्तचर विभाग के अनुसार एक तरफ तो शासक जो है, कौन है? शासक किसके ऊपर नियंत्रण रखता है? जो अधिकारी है, सैनिक जो अधिकारी, मतलब अगर देखा जाए तो राज्य के जो प्रमुख अधिकारी है उनके ऊपर भी नियंत्रण रखता है। देखता है कि वो कुछ ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं जिससे राज्य को कोई हानि हो सके। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो जनता के बीच में भी जाते थे गुप्तचर, और जनता के बीच में जाकर बैठ जाते थे, जनता की बातों को सुना करते थे कि जनता को कोई दिक्कत तो नहीं है, जनता में कोई परेशानी तो नहीं है। ये जो कार्य थे गुप्तचर विभाग के द्वारा किया जाता था। यानी अपने राज्य के जो कर्मचारियों, उन पर अधिकारियों, उन पर तो ध्यान रखा ही जाता था, लेकिन साथ में जनता के बीच में भी गुप्तचर जाकर जनता की शिकायत, जनता की समस्याओं, जनता को परेशानी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं करता है, इन सारी चीजों के बारे में भी ये लोग क्या किया करते थे? देखा करते थे। तो ये महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ करते थे, किसके कार्य हुआ करते थे? गुप्तचरों के कार्य हुआ करते थे, जो शासकों को इन चीजों के बारे में बताया करते थे। मूल पुरुष अर्थशास्त्र में बने गुप्तचर थे। यानी अर्थशास्त्र के अंदर एक शब्द का अर्थ आता है गुड पुरुष। कौन से पुरुष आते हैं? गुड पुरुष के बारे में एक शब्द का प्रयोग कहां पर किया गया है? अर्थशास्त्र के अंदर किया गया है।
ठीक है बेटा। अर्थशास्त्र में गुणपुरुष का जो उल्लेख किया गया है वो किसके लिए किया गया है? गुप्तचर के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? गुप्तचर के लिए गुणपुरुष का उल्लेख किया गया है अर्थशास्त्र के अंदर, जिससे यह गुणपुरुष के लिए किया गया है। अगर देखा जाए तो गुप्तचरों का दो प्रकार के उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार के गुप्तचर? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। दो प्रकार के गुप्तचर कौन कौन से हो गए भाई? उनके बारे में देख लेते हैं। दो प्रकार के गुप्तचर कौन कौन से हो गए? पहला गुप्तचर जो है संस्था, ऐसे गुप्तचर थे जो एक ही स्थान पर संगठित होकर गुप्तचरी कर रहे थे। पहला कौन जो है? संस्था। संस्था के अंदर क्या है? ये गुप्तचर बैठते जो एक ही स्थान पर रहते थे और एक ही स्थान पर एकत्रित होकर क्या करते थे? गुप्तचरी करते थे और राजा तक उन सूचनाओं को पहुंचाते थे। दूसरा है संचार, ऐसे गुप्तचर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए गुप्तचरी करते थे। दूसरा कौन सा था? संचार। संचार यानी कि ये जो गुप्तचर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हुए क्या करते थे? गुप्तचरी करते थे। यानी गुप्तचर विभाग में गुप्तचर जो है वो दो प्रकार के बताए गए। कितने प्रकार के बताए गए हैं? दो प्रकार के गुप्तचर बताए गए हैं। अब देखिए पहले प्रकार का जो गुप्तचर है वो कौन से गुप्तचर है? संस्था, जो एक ही स्थान पर रहकर क्या करते थे? गुप्तचरी करते थे। ठीक है। दूसरे प्रकार के जो गुप्तचर है वो ऐसे गुप्तचर हुआ करते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे? घूमते हुए चलते थे। एक स्थान से क्या होते थे? दूसरे स्थान पर यह क्या घूमते हुए चलते थे। तो ये क्या थे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए क्या करते थे? गुप्तचरी करते थे। तो ये क्या होगा? दूसरे प्रकार के गुप्तचर हो गए संस्था। एक प्रकार का संचार, और पहले प्रकार का क्या हो गया? संस्था, और दूसरे प्रकार का क्या हो गया? संचार। तो एक स्थान पर रहकर गुप्तचरी करने वाले कौन हो गए? संस्था पर गुप्तचर कहलाए, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए गुप्तचरी करते थे वो क्या कहलाते थे? संचार कहलाते थे। तो ठीक है, आपको इस चीज को विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है। गुप्तचरी हुआ करती थी, जनता के बीच में जाते थे, जनता की समस्याओं को देखते थे, शिकायतों को देखते थे, राजा को सूचित करते थे। दूसरे जो गुप्तचर है उनके बारे में बात की जाए तो वो गुप्तचर को अधिकारियों के ऊपर भी ध्यान रखते थे कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। अर्थशास्त्र के अंदर गुप्तपुरुष जो शब्द का उपयोग किया गया गुप्तचर के लिए किया गया। गुप्त काल में दो प्रकार के गुप्तचरों के बारे में बात की जाती है, एक संस्था है, दूसरा संचार। संस्था एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी करते थे, जबकि संचार वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहकर गुप्तचरी करते थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ठीक है, नेक्स्ट आता है इनका न्याय व्यवस्था। कौन जाता है? न्याय व्यवस्था। न्याय टॉपिक जो है हमारा क्या है? न्याय विभाग, या फिर हम कह सकते हैं न्याय व्यवस्था। अब भाई न्याय व्यवस्था क्या है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय कहां पर रखा गया? पाटलिपुत्र के अंदर रखा गया। पाटलिपुत्र जो राजधानी हुआ करती थी, और सर्वोच्च न्यायाधीश जो हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? सम्राट हुआ करता था। कौन होता था? सम्राट हुआ करता था। सम्राट जो है सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था। ठीक है। और सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होने के कारण वह अंतिम फैसलों को उनको क्या करता था? अगर न्यायालय की बात में की जाए तो न्यायालय दो प्रकार के न्यायालयों की बात की गई है। कौन कौन से? दो प्रकार के न्यायालयों की बात किसमें की गई है? बताया गया है। अब दो प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे। पहला हुआ करता था धर्म स्तरीय। कौन सा हुआ करता था? धर्म स्तरीय। ठीक है। पहला न्यायालय का प्रकार कौन सा है? धर्म स्तरीय न्यायालय हुआ करता था। तो दूसरा होता था कंटक शोधन। कौन सा होता था? कंटक शोधन। दूसरे प्रकार का न्यायालय हुआ करता था। यानी कि न्यायालय कितने प्रकार के हुआ करते थे? दो प्रकार के हुआ करते थे। अगर देखा जाए तो न्यायालय कितने प्रकार के हुआ करते थे? दो प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे। पहला हुआ करता था धर्म स्तरीय, दूसरा होता था कंटक शोधन। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कौन हुआ करता है? सर्वोच्च न्यायाधीश कौन हुआ करता था? सम्राट हुआ करता था। धर्म स्तरीय और कंटक शोधन दो प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे। धर्म स्तरीय दीवानी
अब दीवानी अदालत में हुआ करती थी, जबकि कंटक शोधक जो अदालत हुआ करती थी वो होती थी फौजदारी। कौन सी अदालत हुआ करती थी? फौजदारी। ये तो दीवानी अदालत हुआ करती थी, ये फौजदारी अदालत हुआ करती थी। ठीक है, अब ये देखिए न्याय का निर्णय धर्मस्थ तथा व्यवहारिक तथा 3 आमदे करते थे। इसमें पेश होने वाले जो दीवानी के अंदर होते थे चोरी, डाके, लूट आदि के जो मामले होते थे उनको इसके अंदर क्या करता है? चोरी हो गई, डाके डाल दिए, लूट का मामला हो गया, तो ये मामले किस आते थे? दीवानी में आते थे, जिनको क्या कहा जाता था? सहास कहा जाता था। इन मामलों को क्या कहा जाता था? सहास कहा जाता था, जो दीवानी के अंदर आते थे। उसके बाद में फौजदारी के अंतर्गत राज्य तथा व्यक्ति के बीच में विवाद न्याय का विषय प्रतिष्ठित तथा 3 प्रकार की आमद हुआ करते थे। ठीक है, राज्य और व्यक्ति के बीच में विवाद या फिर किसी अन्य प्रकार का जो विवाद है वो फौजदारी के अंदर आया करते थे। यानी न्यायालय कितने होते थे? 2 प्रकार के होते थे, ग्राम स्तरीय हुआ करता था, कंटक शोधक हुआ करता था। ग्राम स्तरीय को दीवानी अदालत हुआ करती थी और कंटक शोधक क्या हुआ करती थी? फौजदारी अदालत हुआ करती थी। हमको बस ये ध्यान रखना है। मुख्य पुलिस अधिकारी की व्यवस्था के 800 गांव के लिए स्थानीय मुख्यालय, 400 गांव के लिए द्रोणुक और 200 गांव के लिए खरबड़े तथा 10 गांव के लिए संगहन का क्या हुआ करता था? मुख्यालय हुआ करता था। ठीक है, ये इनकी न्याय व्यवस्था हुआ करती थी। अब आता है इनका प्रांतीय एवं नगरीय प्रशासन। अब आता है इनका प्रांतीय एवं नगरीय प्रशासन। अब प्रांतीय एवं नगरीय प्रशासन के बारे में बेटा हम देख रहे हैं, तो मैं बता दूं प्रांतीय और नगरीय प्रशासन के बारे में। प्रांतीय एवं नगरीय प्रशासन, ठीक है, प्रांतीय एवं नगरीय प्रशासन। अब प्रांतीय एवं नगरीय प्रशासन के बारे में हम देख रहे हैं, तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि नगरीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन में किस तरीके से हुआ है। राज्य में को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। ठीक है, राज्यों का शासन राजवंश के ही व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता था, जिन्हें अशोक के अभिलेखों में कुमार आर्यपुत्र कहा गया है। ठीक है, राज्यों को क्या है? कई प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया। इसमें बांट दिया राज्यों को प्रशासनिक इकाइयों। कई प्रशासनिक इकाइयों, प्रशासनिक इकाइयों का जो कार्य है राजपुत्र या राजपुत्र कह सकते हैं, और राजपुत्र नहीं कहें तो हम कह सकते हैं कुमार या आर्यपुत्र, इनके द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, केंद्रीय शासन की बाकी प्रांतों में क्या, जैसे केंद्र में मंत्री परिषद होती थी, इसी प्रकार क्या होती थी प्रांतों के अंदर भी क्या होती थी? मंत्री परिषद होती थी। ठीक है, प्रांतों का जो शासन है उनके द्वारा चलाया जाता था, कुमारों के द्वारा, राजपुत्रों के द्वारा, आर्यपुत्रों के द्वारा, इनके द्वारा चलाया जाता था। प्रांतों के अंदर भी क्या हुआ करती थी? केंद्र के समान क्या होती थी? मंत्री परिषद हुआ करती थी, जिसको जो मंत्री परिषद उनको क्या करती थी? परामर्श देने का कार्य करती थी। कोटिल ने नगर प्रशासक के लिए नागर शब्द का उल्लेख किया है। क्या किया है? कोटिल ने नगर प्रशासक, कौन सा प्रशासक? नगर प्रशासक, नगरीय प्रशासक के लिए नागरिक, कौन सा शब्द बेटा? नागरिक शब्द का उल्लेख किया। यानी नगर का जो देखभाल करता था, नगर का जो ध्यान रखता था, वो कौन कहलाता था? नागरिक कहलाता था। कोटिल ने इस शब्द का उपयोग, नागरिक शब्द का उपयोग किया है। गोप तथा स्थानीय उनकी सहायता करते थे, और जो गोप है और स्थानीय, अब नागरिक की सहायता के लिए जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे गोप, और दूसरा कौन होता था? स्थानीय। कौन हुआ करते थे बेटा? स्थानीय। ये दोनों क्या करते थे? नागरिक की क्या करते थे? सहायता किया करते थे। प्रांतीय शासन के बारे में चल रहे हैं। राज्यों में की भी प्रशासनिक इकाइयां हुआ करती थी, प्रांत हुआ करते थे, मंत्री परिषद हुआ करती थी। शासन का संचालन कुमार
कुमार, उसके बाद आर्यभट्ट इनके द्वारा चलाया जाता है, राष्ट्रकूटों के द्वारा चलाया जाता था। नगरीय प्रशासन को का जो नागरिक के द्वारा चलाया जाता था शासन, वो स्थानिक इसकी सहयोग के लिए क्या हुआ करते थे, व्यक्ति हुआ करते थे जो इसका क्या करते थे, सहयोग करते थे। कौन? ग्रुप और स्थानिक के द्वारा इसका सहयोग किया जाता था। मैगजीन्स के अनुसार नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यों का एक मंडल के द्वारा शासन चलाया जाता था। ये तो हमने पहले। अब मैगजीन्स क्या कहता है? मैगजीन्स के अनुसार नगरों के प्रशासन के बारे में मैगजीन्स ने क्या बताया वो हम देखते हैं। मैगजीन्स ने के अनुसार नगर प्रशासन 30 सदस्यों के एक मंडल के द्वारा चलाया जाता था। किसके द्वारा? मैगजीन्स के द्वारा। नगरों का प्रशासन है वो 30 सदस्यों के मंडलों के द्वारा चलाया जाता था। कहां का? नगरों का प्रशासन। ठीक है, 30 सदस्यों का क्या हुआ करता था? एक मंडल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक मंडल हुआ करता था जो कितने सदस्यों का हुआ करता था? 30 सदस्यों का हुआ करता था। उसके द्वारा प्रशासन को चलाया जाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित किया गया और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। अब इस 20 सदस्यों का एक मंडल होता था। इस मंडल को किसमें बांटा गया? 6 समितियों में बांटा गया। इसमें बांटा गया 6 समिति में विभाजित किया गया। ठीक है, और 6 समितियों में से प्रत्येक समिति के अंदर में 5 सदस्य, 6 समिति में इन 30 सदस्यों को कितने में बांटा गया? एक मंडल था। ये मंडल कितने में बटा हुआ था? 6 समिति में बटा हुआ था। और प्रत्येक एक समिति में कितने सदस्य हुआ करते थे? 5। ध्यान रखिएगा, कितने सदस्य हुआ करते थे? 5। कितने सदस्य हुआ करते थे? 5 सदस्य हुआ करते प्रत्येक समिति के अंदर, जिनके द्वारा शासन को चलाया जाता था। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो बात चल रही है वो आपकी क्लियर हो रही होगी। नगरीय प्रशासन के बारे में जो मैगजीन्स बताता है, क्या बताता है? मैगजीन्स के द्वारा 30 सदस्यों का एक मंडल के द्वारा चलाया जाता है। अब 30 सदस्यों की क्या होती थी? 6 समितियां हुआ करती थी। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य हुआ करते थे? 5 सदस्य हुआ करते थे। अब ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए प्रथम समिति जो हुआ करती थी वो शिल्प उद्योग या शिल्प से संबंधित हुआ करती थी। प्रथम समिति उद्योग और शिल्प से संबंधित। प्रथम जो समिति हुआ करती थी किससे होती थी? उद्योग एवं शिल्प से संबंधित हुआ करती थी। कौन सी होती थी? प्रथम समिति जो हुआ करती थी। द्वितीय जो समिति थी वो विदेशियों की देखरेख से संबंधित हुआ करती थी। द्वितीय विदेशियों की देख रेख से संबंधित। ठीक है, प्रथम जो समिति थी वो किससे संबंधित थी? उद्योग एवं शिल्प से संबंधित थी। द्वितीय जो समिति थी वो किससे संबंधित थी? विदेशियों की देख रेख से संबंधित हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी? द्वितीय समिति। तृतीय जो समिति थी वो जन्म मृत्यु का पंजीकरण से संबंधित हुआ करती थी। अब वो तृतीय समिति जन्म मरण तृतीय जो समिति है जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित है। किससे? जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित तृतीय समिति।
चतुर्थ है व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है। चतुर्थ जो है व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है। ठीक है, प्रथम समिति किससे हो गई आपकी? उद्योग एवं शिल्प से संबंधित हो गई। द्वितीय किससे हो गई? विदेशी देखरेख से संबंधित हो गई। तृतीय समिति हो गई आपकी जन्म मृत्यु पंजीकरण से संबंधित हो गई। चतुर्थ जो हो गई आपकी व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित हो गई। उसके पश्चात में अगर बेटा देखा है, पांचवी जो समिति है निर्मित वस्तुओं के बिक्री के निरीक्षण से संबंधित है। अब देखो पांचवी समिति, पांचवी जो समिति है वो है निर्मित वस्तुओं के बिक्री से संबंधित। निर्मित वस्तुओं के बिक्री से संबंधित। पांचवी जो समिति किससे हो गई आपकी? निर्मित वस्तुओं के बिक्री के निरीक्षण से संबंधित। बिक्री के निरीक्षण से संबंधित। निर्मित वस्तुओं के बिक्री के निरीक्षण से संबंधित। किससे संबंधित हो गई? बिक्री के निरीक्षण से संबंधित क्या हो गई? पांचवी आपकी समिति हो गई। ठीक है, छठी जो समिति है वो है बिक्री कर वसूल करने से संबंधित। कर वसूल करने से संबंधित। छठी जो समिति है क्या है? विक्रय कर वसूल करने से संबंधित है। तो बेटा कितने प्रकार की समिति हो गई आपकी? 6 प्रकार की समिति हो गई। ठीक है, जिनके बारे में मैगनीज बताता है। अब एक बार इसको मैं फिर दोबारा से क्लियर कर देता हूं। मैगनीज के अनुसार 30 सदस्य हुआ करते थे। एक मंडल हुआ करता था नगरीय प्रशासन के लिए। 30 सदस्यों का मंडल 6 समितियों में बटा हुआ था। प्रत्येक समिति के अंदर 5 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, समितियां आ गई आपकी 6 समितियां। प्रथम समिति उद्योग और शिल्प से संबंधित है। द्वितीय समिति विदेशी देखरेख से संबंधित हो गई। तृतीय समिति आपकी जन्म मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित हो गई। चतुर्थ समिति मौर्य काल के अंतर्गत अगर देखा जाए व्यापार और वाणिज्य से संबंधित हो गई। पांचवी जो समिति है वो निर्मित वस्तुओं के विक्रय के निरीक्षण से संबंधित हो गई। और छठी जो समिति है विक्रय कर वसूल करने से संबंधित हो गई। तो बेटा कितनी हो गई? 6 प्रकार की समितियां हो गई। इन 6 प्रकार की समितियों के बारे में कौन बता रहा था? कोटेल ने मैगनीज ने अपनी मैगनीज में बताया है। तो ये 6 प्रकार की समितियों के बारे में पढ़ा। तो बेटा आज हमने जो टॉपिक पढ़ा था मौर्य प्रशासन का पढ़ा था सेकंड पार्ट, और मौर्य प्रशासन का सेकंड पार्ट यहाँ समाप्त हो गया है। कल हम सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके का इनका सामाजिक जीवन था। सामाजिक जीवन के साथ में इनका कल आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बाद में इनकी कला संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, मूल साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बेटा आज हमने जो ये पढ़ा है वो हमने यहाँ तक पढ़ा है। आपका राजस्व प्रशासन पढ़ा है, सैन्य व्यवस्था पढ़ी है, गुप्तचर व्यवस्था पढ़ी है। उसके पश्चात में प्रांतीय एवं नगरीय प्रशासन के बारे में हमने इसी टॉपिक के अंदर पढ़ा है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। हम कंटिन्यू आप मेरे से जुड़े हुए रहिए और इन टॉपिकों का फायदा उठाइए। अब आपको नोट्स भी आपके साथ में आपको प्राप्त होते हुए चलेंगे वैदिक सभ्यता से। आप उनको भी अपनी कॉपी में लिखना प्रारंभ कर दीजिए। जैसा कि मालूम है कि अब हम लोगों को हमारी जो स्टडी है, हमारी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यूटी रखें। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना है।